Well, aspirants, let's start with the name of Almighty. General Science Complete Marathon for JKSSB एग्जाम्स लैब अटेंडेंट के एस्पिरेंट्स से काफी डिमांड आई हुई थी कि मैराथन चाहिए, तो चलिए हम ले आए हैं आज आपके लिए फुल मैराथन ऑन जनरल साइंस। जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है इन सब को हमने इस मैराथन में कवर किया है। हम एमसीक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ निकालेंगे। आपको एक काम करना होगा, वो काम ये है कि आपको अपनी नोटबुक प्लस पेन को साथ रखना है। आपने अपना स्कोर करना है, आपने चीटिंग नहीं करनी है, आपने ऑनेस्टली बताना है किसका स्कोर कितना होता है और आप जो है कितना प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए। चलिए वक्त को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन डिस्टेंस इज। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कब मैक्सिमम होती है? जब डिस्टेंस क्या मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है या इन्फिनाइट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको पता है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज होती है, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। अगर यहाँ पे फोर्स इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कमेंट कीजिए आपको आता था नहीं आता था, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। अर्थ सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या रहती है? स्मॉल जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो मीटर स्क्वायर है ये बताइए ये किसका यूनिट है? यहाँ पे मैं आपको कमेंट्स के लिए आप कमेंट में ड्रॉप करें, ये बताएं कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। देखो एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन में है मास ऑफ द बॉडी ओनली, या फिर नंबर 2 हमारे पास है रेडियस ऑफ प्लेनेट ओनली, नंबर 3 मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, और नंबर 4 हाइट ओनली। आपको चीटिंग नहीं करनी है, बस आपको बताना है एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो एस्केप वेलोसिटी देखो, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी होती है जो आपको रिक्वायर होती है ताकि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएं। और ये कितनी होती है? ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी की आपको नीड होती है एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए। तो ये जो डिपेंड करती है ये करती है मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करती है। अगर मास ज्यादा होगा तो एस्केप वेलोसिटी जो है ज्यादा होगी। चलिए हीट ट्रांसफर इन सॉलिड मेनली बाय। देखो जब हीट ट्रांसफर होती है किसी सॉलिड में तो उस हीट ट्रांसफर होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन। क्या बोला जाता है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये आपको याद रखना है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसी को बोला जाता है कंडक्शन, और वाइब्रेशन होती है सॉलिड्स में। कन्वेंशन का मतलब होता है लिक्विड में हीट ट्रांसफर होना, और इसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है। क्या होती है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होती है। और रेडिएशन होती है वो हीट ट्रांसफर होना जिसमें पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है, मटेरियल मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिफ्लेक्शन अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। देखो टेम्परेचर को आप किस में मेजर करते हैं? क्या सेल्सियस में करते हैं, क्या केल्विन में करते हैं, क्या फ़ारेनहाइट में, या फिर जूल में? देखो ये तीनों के तीनों यूनिट जो हैं ये टेम्परेचर के यूनिट हैं। किसके यूनिट है? टेम्परेचर के यूनिट है। लेकिन एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट है आपके पास, बताएं। चलिए शाबाश, बिल्कुल आसान है। एसआई यूनिट है वो है केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में मेजर किया जाता है, लेकिन आप तो डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस जो है ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट है केल्विन। बेसिक यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है। बाकी ये दोनों जो है ये बेसिक यूनिट नहीं है। जूल तो एनर्जी का यूनिट है।
चलिए अपना स्कोर भी साथ साथ नोट करते जाइए। नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज। देखो, कन्वेक्स लेंस जो है हमेशा, ये जो कन्वेक्स लेंस है मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये वो प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड हैं, आप जाइए वहां देखिए। आपको कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का पूरा नॉलेज अगर लेना है तो आप वहां जाइए, देखिए, अच्छे से पूरी समझ आ जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है। देखो, कन्वेक्स लेंस हमेशा फॉर्म करती है रियल और इन्वर्टेड इमेज, बट एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे ये फॉर्म करती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वो कंडीशन कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट कब कहां पे होता है? जब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है फॉर्म करेगी। क्या बियॉन्ड एफ होगा, या एट एफ होगा, या बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा, या एट इंफिनिटी होगा? चलिए, ये एफ होता है, यहाँ पे एफ है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। बताइए किस जगह पे? जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, उस कंडीशन में कन्वेक्स लेंस पे इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज यूजुअली। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस जो है, पीएच स्केल आपको याद है, 7 से ऊपर बेस और 7 से नीचे एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट केमिकल फार्मूला। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? बताइए, कॉमन सॉल्ट का दूसरा नाम क्या है? इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। और इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। चलिए बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन है? KCl होगा, NaCl होगा, CaCl2 होगा, Na2CO3 होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, NaCl इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। इसके ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, एटॉमिक मास मोस्टली डिपेंड्स अपॉन। एटॉमिक मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है? देखो, एटॉमिक मास मतलब मास की बात कर रहा है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए पार्ट है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो होता है, ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये वाला सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? चलिए बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्या होता है? ग्लूकोज का इसमें ब्रेकडाउन होता है। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो वो प्रोवाइड क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। और एनर्जी प्रोवाइड करता है, चलिए बताइए किस फॉर्म में? डीएनए में, एटीपी में, आरएनए में, या फिर एंजाइम्स में? तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो करता है प्रोवाइड एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। जो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको जरूर कमेंट में बताना है। उससे हमें पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम से कितना सीरियस हैं। अगर आपने कमेंट किया तो हम आगे भी आपके लिए और टॉपिक जो है वो लाते रहेंगे और आपको डिटेल में समझाते रहेंगे। चलिए वीडियो को शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी इससे फायदा हो। नेक्स्ट जो है, हाँ यहाँ पे एक चीज थी, एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 36 मॉलिक्यूल्स उस टाइम पे एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, और इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। नेक्स्ट होता है सेल वॉल प्रेजेंट इन। देखो, मैंने एक डिफरेंस आपको पिछली क्लास में बताया था, जब सेल थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था, तब हमने डिस्कस किया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो वो एक ही डिफरेंस होता है, क्या? सेल वॉल का। चलिए बताइए, सेल वॉल किस में होगी? एनिमल सेल में होगी, प्लांट सेल में होगी, आरबीसी में होगी, या डब्ल्यूबीसी में होगी? तो प्लांट सेल जो सेल वॉल है वो होती है प्रेजेंट प्लांट सेल में। किसमें? प्लांट सेल में। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के काफी एस्पिरेंट जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा दी एस्पिरेंट्स। एक चैनल में रिकमेंड कर रहा हूं आपको, दी एस्पिरेंट्स। दी एस्पिरेंट्स
जहां पे आपको जो है वो इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप क्या करें, फॉलो करें और यहाँ पे जाके वो जो है आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करें, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में हम इतनी चीजें एट ए टाइम कवर नहीं कर सकते। इस चैनल को फॉलो करके आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं और उस पे अगर एमसीक्यूज की जरूरत पड़ी तो एमसीक्यूज उसके लिए मैं लाऊंगा और अच्छे से लाऊंगा। वहां पे आप जाएं, पहले इस चीज को समझ लें। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन फास्टेस्ट इन। देखो डिफ्यूजन किस में फास्टेस्ट होती है? डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है पार्टिकल्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये भी आपको पूछा जाता है डिफ्यूजन क्या होता है। और फास्टेस्ट डिफ्यूजन किस में होगी? फास्टेस्ट डिफ्यूजन क्या सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी, गैस में होगी या फिर प्लाज्मा ओनली? फास्टेस्ट डिफ्यूजन जो होगी वो गैस में होगी। गैस इज द राइट आंसर, जहां पे फास्टेस्ट डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि जो सब्सटेंस है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कोल इज एग्जांपल ऑफ। कोल जो है वो किसकी एग्जांपल है? क्या कोल रिन्यूएबल है, क्या कोल नॉन रिन्यूएबल है, या फिर सोलर है, या फिर विंड? विंड की एग्जांपल है। तो कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब ये लिमिटेड इन स्टॉक है और ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मिलियन ऑफ ईयर बनने में। नेक्स्ट क्लोरिफिक वैल्यू हाईएस्ट फॉर। देखो हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी होती है? तो हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू जो होती है वो होती है क्या? वुड की होती है, कोल की होती है, हाइड्रोजन की होती है या पेट्रोल की होती है? तो हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न हो जाता है, जब ये कंबशन होती है, बर्न हो जाता है, तो ये जो है पीछे कुछ भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा और रिलीज पता क्या करता है? ओनली वाटर, H2O। उस कंडीशन में वाटर को ये लेफ्ट कर देता है, बाकी कोई रेजिड्यू जो है नहीं छोड़ता है और उसी तभी जो है इसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा है। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको ये समझाया हुआ है। विंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन क्यूब ऑफ। देखो विंड एनर्जी जो है पिछली क्लास में इस टॉपिक को भी हमने किया था और वहां पे मैंने बताया था कि विंड एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मास पे, एयर पे, स्पीड पे या टेम्परेचर पे। विंड एनर्जी कब आपको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी? जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी, तभी जाके वो टरबाइन को मूव करवाएगी और ज्यादा तेज हवा, फास्ट मूवमेंट टरबाइन की होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये डिपेंड करती है विंड एनर्जी स्पीड ऑफ द क्यूब ऑफ द स्पीड ऑफ एयर, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका फार्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है पावर इक्वल्स टू क्यूब ऑफ द क्यूब ऑफ विंड। क्यूब ऑफ विंड मतलब अगर P इक्वल्स टू स्पीड जो है क्यूब ऑफ विंड स्पीड मतलब स्पीड को डिनोट करेंगे S से, तो P इक्वल्स टू S क्यूब। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, बायोमास एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो बायोमास एनर्जी किससे मिलती है? बायोमास एनर्जी मिलती है प्लांट्स एंड एनिमल से, सन डायरेक्टली, वाटर से या एयर से। तो बायोमास आपको बताया हुआ था ये रेजिड्यू होता है किस किस का? प्लांट्स और एनिमल्स का, वहीं से ये हमें एनर्जी ड्राइव होती है। नेक्स्ट, सोलर कुकर इनर सरफेस इज। सोलर कुकर का इनर सरफेस क्या होता है? सोलर कुकर का इनर सरफेस क्या होता है? ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, शाइनी होता है या फिर ब्लू होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक सरफेस। क्यों होता है ब्लैक सरफेस? क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ये क्या करता है? ऑब्जर्व करता है किसको? हीट को। जो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा वही जो है ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट। देखो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो क्या कन्वर्ट करता है? लाइट टू हीट, लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, हीट टू साउंड या केमिकल टू लाइट? तो ये प्रोड्यूस करता है, ये कन्वर्ट करता है लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी जो आपके सोलर सिस्टम लगा होता है उसी में होते हैं फोटोवोल्टिक सेल। और ये जो फोटोवोल्टिक सेल है ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोवोल्टिक सेल। इस पे एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फोटोवोल्टिक इफेक्ट का। वो किसको मिला था? वो मिला था आइंस्टाइन को।
आइंस्टाइन को मिला था। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी सोर्स। टाइडल एनर्जी का सोर्स क्या होता है? चलिए, टाइड्स कैसे बनती हैं समुद्र में, किसकी वजह से जो है वो टाइड्स प्रोड्यूस होती है? सन हीट की वजह से, मून ग्रेविटी की वजह से, विंड से, या फिर वॉल्केनो से। तो टाइड्स जो बनती हैं और उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो मिलती है एक्चुअली मून की ग्रेविटी की वजह से। टाइड्स डिपेंड करती हैं किस पे? ग्रेविटी पे। किसकी ग्रेविटी? मून की ग्रेविटी, और थोड़ी बहुत सन की ग्रेविटी भी। मोस्ट मेलेबल मेटल। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होता है? मेलेबल का मतलब होता है शीट्स में बटना। जो सबसे ज्यादा शीट्स में कौन चीज बढ़ती है? क्या आयरन बढ़ती है, कॉपर, गोल्ड, या फिर जिंक? चलिए बताइए, गोल्ड है इसका राइट आंसर, क्योंकि ये ज्यादा जो है शीट्स में बढ़ता है। आपने देखा होगा 10 ग्राम से कितनी बड़ी सोने की एक चेन बन जाती है, वो क्यों बनती है? क्योंकि ये ज्यादा मेलेबल होता है, शीट्स में बढ़ता है। तो गोल्ड इसका राइट आंसर है। अपना स्कोर भी साथ साथ में बताते जाएं। मेटल रिएक्टिंग विद एसिड प्रोड्यूसेस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? चलिए बताइए। ए पार्ट ऑक्सीजन गैस, बी पार्ट हाइड्रोजन गैस, सी पार्ट नाइट्रोजन, डी पार्ट कार्बन। बताइए। मेटल देखो यहाँ पे जिंक प्लस HCl, ये जब जिंक जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देता है? ये देता है ZnCl, और प्लस क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस को आपको बताया हुआ था मैंने मेटल और नॉन मेटल की क्लास में, तो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट, रस्टिंग रिक्वायर्स। देखो, रस्टिंग के लिए किस चीज की जरूरत होती है? क्या वाटर ओनली, या ऑक्सीजन ओनली, या वाटर एंड ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन? तो रस्टिंग के लिए किस चीज की जरूरत होती है? रस्टिंग के लिए होती है जरूरत वाटर एंड ऑक्सीजन की। वाटर एंड ऑक्सीजन की, क्योंकि विदाउट मॉइस्चर रस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो वाटर की जरूरत भी होती है और ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है, तभी जाके जो है वो आयरन पे रस्ट लगता है। नेक्स्ट, अल्मोनियम ऑक्साइड इज। देखो, अल्मोनियम ऑक्साइड क्या होता है? ए पार्ट एसिडिक, बी पार्ट बेसिक, सी पार्ट एम्फोटेरिक, और डी पार्ट न्यूट्रल। देखो, अल्मोनियम ऑक्साइड जो होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है मेटल और नॉन मेटल में, वो होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या? कि ये दोनों बिहेवियर जो है वो शो करता है। अल्मोनियम ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी। बेसिक बिहेवियर भी, राइट। देखो, एसिडिक बिहेवियर किसका होता है? एसिडिक बिहेवियर होता है नॉन मेटल का, और बेसिक बिहेवियर किसका होता है? वो होता है मेटल का, सॉरी मेटल का। ये आपको याद रखना है। एसिडिक बिहेवियर नॉन मेटल का और बेसिक बिहेवियर मेटल का होता है। तो ये जो अल्मोनियम ऑक्साइड होता है ये दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी, राइट। तो नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी सीरीज लवेस्ट मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज में लवेस्ट मेटल मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन सा मेटल होता है? क्या गोल्ड होता है, क्या पोटेशियम होता है, क्या सोडियम होता है, या फिर कैल्शियम होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो मेटल होता है वो होता है गोल्ड। कौन सा मेटल होता है? गोल्ड होता है। आपने देखा होगा ये हाइड्रोजन से ज्यादा नीचे होता है। पोटेशियम तो मोस्ट रिएक्टिव है, सोडियम भी मोस्ट रिएक्टिव है। चलिए बताइए, पोटेशियम और सोडियम जो है ये कौन से मेटल है? सॉफ्ट है, ये हार्ड है? बताइए, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है? अगर सॉफ्ट है, अगर हार्ड है, तो क्या ये इनको हम काट सकते हैं या नहीं काट सकते? कमेंट में बता सकते हैं आप। नेक्स्ट, फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज्ड फॉर। देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज होता है? क्या सल्फाइड ओर के लिए होता है, या ऑक्साइड ओर के लिए होता है, या कार्बोनेट के लिए होता है, या फिर हैलाइड ओर के लिए, या फिर हैलाइड के लिए होता है? तो चलिए बताइए, फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है? सबसे पहले फ्रॉथ फ्लोटेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखो, जब भी कोई मेटल जो है वो मिक्सचर है 2 4 5 6 मेटल से, इसमें जो इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा लगी है किसी मेटल में, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, पहले मैं आपको आंसर बताता हूं। ये यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए। क्रॉस फ्लोटेशन जो है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। अब आपको रीजन समझना है क्यों। देखो, सल्फाइड अगर हमने निकालना है तो इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज जो है वो ऐड होती हैं। आसानी से वो इंप्यूरिटीज जो है निकलती नहीं है, आसानी से वो इंप्यूरिटीज निकलती नहीं है। उन इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए हम इसको करते हैं क्रश। क्या करते हैं? क्रश करते हैं। क्रश करते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में ले आते हैं इस पूरी ओर को।
पाउडर फॉर्म में आने के बाद इसको क्या करते हैं, हम किसी बड़े से वाटर जार जो होता है, जहां पे वाटर स्टोर होता है, उस वाटर में इसको डाल देते हैं। क्या करते हैं, वाटर में डालने पे जो सल्फाइड होता है, ये जो सल्फर है, सल्फर जो है वो ऊपर आ जाता है, बाकी इंप्योरिटी जो है वो नीचे बैठ जाती है। और जब सल्फर ऊपर से आया, क्योंकि ये थोड़ा जो होता है डेंस कम होता है, और ऊपर से आने के बाद इसको हम ऊपर से साइड कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस किस लिए यूज होता है? क्या आयरन को निकालने के लिए, या फिर कॉपर को, या फिर एल्यूमिनियम को, या फिर जिंक को? देखो, इन सब चीजों के साथ लगी होती है गैंगे, मतलब इंप्यूरिटीज लगी होती हैं, इंप्यूरिटीज लगी होती हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम क्यों, किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं? कि आयरन को, कॉपर को, या फिर एल्यूमिनियम को, या फिर जिंक को? देखो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है हम इसमें से, सॉल्यूशन में से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देंगे तो हमें नेगेटिव, बैटरी लगी होगी तो नेगेटिव पे हमें मिलेगा मेटल, नेगेटिव जो इसका टर्मिनल होगा वहां पे मिलेगा हमें मेटल, क्योंकि मेटल का होता है पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे होता है पॉजिटिव, और इंप्योरिटीज पे आता है नेगेटिव। इंप्योरिटीज हमें मिल जाती है पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, ये यूज होता है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। या आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, दैट इज फॉर एल्यूमिनियम, राइट? क्यों क्यों होती है, क्यों इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम एल्युमिनियम के लिए जो है वो यूज करते हैं? क्योंकि इस पे जो चार्ज होता है वो एल्युमिनियम का चार्ज होता है Al3 पॉजिटिव। ये ज्यादा चार्ज जो है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसीलिए जो है इसको जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, रोस्टिंग कन्वर्ट्स सल्फाइड ओर इनटू। देखो, रोस्टिंग जो है ये कन्वर्ट करती है सल्फाइड ओर को, किस में कन्वर्ट करती है? मेटल में, या फिर ऑक्साइड में, या फिर कार्बोनेट में, या फिर क्लोराइड में? सबसे पहले आपको रोस्टिंग जानना जरूरी है। व्हाट इज रोस्टिंग? देखो, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ओर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। ओर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जब ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाए और उससे जो मेटल निकाला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। आपको बस याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है रोस्टिंग, तो आपको याद रखना है प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और को हीट किया जाता है और मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपको मालूम है ना, जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सी और सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट अपना स्कोर भी बताइए, वीडियो को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एन एरोबिक होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या अल्कोहल को बनाया जाता है, या लैक्टिक एसिड को, या CO2 और H2O को बनाया जाता है, या फिर मीथेन को बनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है CO2 प्लस H2O। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें चीजें जो मिलती है वो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपायरेशन ऑकर्स थ्रू। ट्रांसपायरेशन कैसे होती है? क्या रूट से होती है, स्टोमेटा से होती है, स्टेम से होती है, या फिर जाइलम से होती है? तो ट्रांसपायरेशन होती है ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के लीव्स में। प्लांट्स के लीव्स में वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख को बोला जाता है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है? अगर प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाए, ध्यान रखें, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
अगर प्लांट्स में एक्सेस वाटर हो जाए और प्लांट को उतनी वाटर की जरूरत नहीं है तो प्लांट के ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये जो पोर हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं और वाटर को जो है वो एवेपोरेट कर देते हैं, रिलीज करते हैं। उस एवेपोरेशन, उस रिलीज ऑफ वाटर को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन, और इन स्टोमेटा के जरिए से गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ कि हमारी जो क्लासेस कंटिन्यू बेसिस पे जो हम अपलोड कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगी। कब तक? जब तक ना हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्जाम से पहले पहले हम आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है वो ये जो सिलेबस हमने शो किया है इसको कंप्लीट कर देंगे। राइट। नेक्स्ट, ब्लड ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। देखो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। किसके जरिए से ट्रांसपोर्ट करता है? चलिए बताइए। क्या प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को? हेमोग्लोबिन जो है, या फिर प्लेटलेट से, या फिर व्हाइट ब्लड सेल? कौन सी चीज जो है ब्लड में वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है? तो दैट इज ओनली ऑप्शन हेमोग्लोबिन। HB जो आप लिखते हैं यही ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को ब्लड में। राइट। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है क्या वो साइक्लिक होती है, लीनियर होती है, रैंडम होती है, या फिर स्टैटिक होती है? तो एनर्जी जो फ्लो होती है इकोसिस्टम में वो, चलिए बताइए, वो लीनियर फ्लो होती है। मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, वापस एनर्जी जो है वो नहीं आती है। देखो, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। देखो, सन से प्लांट तक आई, प्लांट से हार्बीवोर्स, हार्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से बाकी ओमनिवोर। मतलब ये एनर्जी जो है वन साइड ट्रांसफर हो रहा है। क्या आपने कभी देखा है कि पेड़ों से सूरज के लिए एनर्जी जा रही है? नहीं जा रही है ना। तो एक ही साइड से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसी को बोला जाता है लीनियर फ्लो। और इकोसिस्टम में लीनियर फ्लो होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़ के अडॉप्ट करके रहते हैं, इसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बताया था AG टेंसले ने। किसने बताया था? AG टेंसले ने। कब बताया था? 1935 में इकोसिस्टम जो है ये वर्ड डिस्कस किया था AG टेंसले ने, और ये टर्म जो है कॉइन की थी। इकोसिस्टम की टर्म जो है वो कॉइन किसने की थी? AG टेंसले ने 1935 में। उसी ने बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का अट्रैक्शन होगा अपने इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्शन करती है हमारी? तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है क्या? IR से, इंफ्रारेड रेज से, या अल्ट्रावायलेट रेज से, या फिर एक्स रे से, या फिर रेडियो से? तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ पे सब चीजों को अल्ट्रावायलेट रेज से। ये हार्मफुल रेज होती हैं। क्या होती है? हार्मफुल रेज होती हैं। राइट। ओजोन का फार्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, वो बना देते हैं ओजोन। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट काज्ड बाय। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन कौन सी गैस जो है वो काज करती है? क्या O2 ऑक्सीजन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, या फिर आर्गन? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो होता है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों होता है? क्योंकि CO2 जो है वो हीट को क्या कर देती है? ट्रैप कर देती है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है? ये एक ऐसा इफेक्ट है जब CO2 जो है वो ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने पे ये अंदर की हीट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देती, और बाहर से जो सूरज की हीट है वो अर्थ पे आने नहीं देती, और जितनी भी हार्मफुल गैसेस जो होती हैं यहाँ पे वो अंदर ही हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, और ये प्रोड्यूस करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसीलिए ये जो है ये CO2 जो है काफी हार्मफुल है। चलिए नेक्स्ट, मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन। मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? क्या उसने वीट पे किया था, पी प्लांट पे किया था, राइस पे किया था, या फिर मेज पे किया था? तो मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। इस पे उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था।
मेंडल्स ने पी प्लांट पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। नेक्स्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशो। मोनोहाइब्रिड, ये आपको याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है। और इसमें एक और चीज है, दूसरा एक होता है मोनोहाइब्रिड, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्या होता है। मोनोहाइब्रिड होता है, समझाऊं आपको या ना समझाऊं, चलिए समझा ही देता हूं। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब सिर्फ एक ट्रेट, ये ट्रेट की बात करता है। ट्रेट मतलब आपके करैक्टर, ट्रेट मतलब करैक्टर, पेरेंट्स के करैक्टर और ऑफस्प्रिंग के करैक्टर की बात कर रहा है कि एक ही करैक्टर, बाप की हाइट ज्यादा है तो बेटे की हाइट भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जब एक ही करैक्टर की बात कर रहा है, मतलब हाइट ले रहा है, अभी हाइट की बात कर रहा है, उसी को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड। अगर कलर की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कलर की ही बात करेगा। जब एक सिफत, एक करैक्टर की बात की जाए उसे बोला जाता है मोनोहाइब्रिड। और जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए, मतलब हाइट भी बता रहा है, बाप की हाइट, बेटे की हाइट, या फिर एक दरख्त की हाइट और उसके सेम जो है दूसरा ऑफस्प्रिंग जो है उसकी हाइट, और उसका कलर, कलर भी बता रहा है, ये येलो है तो ये भी येलो होना चाहिए, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होना चाहिए, इस पे अगर बड़े बड़े एप्पल हैं तो इस पे भी बड़े बड़े एप्पल होने चाहिए। मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन कराएगा तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे जो चीज बता रहा है वो बता रहा है इसका रेशो क्या होगा, मतलब इसका रेशो क्या होगा। तो चलिए देखो, मोनोक्रॉस में रेशो, ये जो रेशो होता है ये दो चीजों का रेशो होता है। एक होता है फिनोटाइपिक और दूसरा होता है जीनोटाइपिक। जीनोटाइपिक, ये दो रेशो होते हैं आपके पास। अब ये रेशो कैसे निकालते हैं, देखो, फिनो का मतलब होता है फिजिकल, अगर हाइट ज्यादा है तो इसकी हाइट भी ज्यादा होनी चाहिए, जो हमें दिखे। जो करैक्टर बाप और बेटे, एक प्लांट और दूसरे उसके सेम प्लांट का हमें जो करैक्टर दिखे उसी को बोला जाता है फिनोटाइपिक। और जो हमें ना दिखे उसे बोला जाता है जीन्स, मतलब जीन्स की बात कर रहा है, इंटरनल बात कर रहा है, जीन्स का रिजल्ट बता रहा है। तो इसमें यहाँ पे जो बात कर रहा है वो कर रहा है, बताइए इसका रेशो क्या होता है बोलना। तो इसका रेशो जो होता है, देखो इसमें रेशो हमारे पास दो आ सकते हैं। यहाँ पे मोनोटाइप है तो मोनोटाइप में क्या होता है 1:1, 3:1, 9:3, 3:1, 2:1। देखो मोनो का मतलब है सिंगल, और मोनो में जो होगा वो होगा आपके पास, एग्जांपल के तौर पे आपके लिए लिखा जाता है टॉल। टॉल के लिए कैपिटल टी होगा तो डोमिनेंस होगा, क्या होगा, डोमिनेट करेगा, मतलब पेरेंट्स का डोमिनेट होगा ऑफस्प्रिंग में। अगर स्मॉल टी होगा तो इसका मतलब होता है रिसेशन, मतलब लैक कर रहा है, कम हो रहा है, तो रिसेसिव आप लिखेंगे, रिसेसिव। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो आपके पास दो चीजें आ सकती हैं, या तो टॉल स्मॉल टी होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में होंगे, या फिर इसका क्या होगा, टी स्मॉल टी होगा और यहाँ पे कैपिटल, कभी बाप की हाइट ज्यादा हो जाती है, बेटे की हाइट कम होती है, या बेटे की हाइट कम और बाप की हाइट ज्यादा हो सकती है। तो ये दो कंडीशन। नंबर सेकंड क्या होगा, और यहां से आपको क्या है, देखो अगर मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा तो लंबी क्लास हो जाएगी, क्लास भी लंबी हो जाएगी और आपको याद भी रखना मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड में जो रेशो होता है, तो आपको याद रखना है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, जो ये फिनोटाइपिक लिखा था, फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक में जो रेशो होता है वो होता है 3:1। और जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक में आपको याद रखना है, जीनोटाइपिक में होता है 1:2:1, ये आपको याद रखना है। और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड का रेशो यहां पे लिखता हूं, डाई हाइब्रिड का रेशो होता है 9:3:1। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे, डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। बस सिंपली मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप के लिए 3:1 और मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप के लिए 1:2:1, और डाई हाइब्रिड का रेशो होता है 9:3:1। ये डाई हाइब्रिड का रेशो है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किस में होती है, क्या हाइड्रा में होती है, अमीबा में होती है, यीस्ट में होती है, या फिर फ्रॉग में होती है। तो चलिए बताइए, बाइनरी फिशन जो होती है वो अमीबा में होती है, किस में होती है, अमीबा में होती है। अब ये बाइनरी फिशन क्या होती है,
बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि ये सबसे पहले आपको याद रखना है, बाइनरी फिशन जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल पेरेंट। क्या होता है? सिंगल पेरेंट, जहां पे एक ही पेरेंट यूज होता है रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट यूज होता है, और ये कॉमनली किस में होगा? प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें मौजूद होंगे। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ये बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें जो सेल होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है बाइनरी फिशन। जो सेल होगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। ये जो है दो में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये दो जो है ये चार में डिवाइड हो जाएंगे। और ये आपको याद रखना है कि जो डिवाइड हो रहे हैं सेल, जो पेरेंट सेल से इनका एग्जैक्ट ओरिजिनल कॉपी होंगे अपने पेरेंट सेल के। हर एक नया सेल जो बनेगा वो ओरिजिनल कॉपी होंगे अपने पेरेंट सेल के। यहां पे मैं आपको समझाता हूं दोबारा। ये ओरिजिनल सेल है, ये टूट के ये दो में बट गया। ये जो दो है ये सेम कॉपी इसकी होंगी। जो करेक्टर्स इस ओरिजिनल में होंगे वही इसमें भी होंगे और वही इसमें भी होंगे। राइट? फायो किंगडम प्रपोज्ड बाय, किसने किया था? फायो किंगडम प्रपोज, मोनेरा, प्लेंटी एटसेट्रा, वो किंगडम आपको याद करने हैं अगर तो आप हाँ देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है फायो किंगडम प्रपोज्ड बाय। ये जो फायो किंगडम किसने प्रपोज किया था इसको? क्या डार्विन ने ये दिया था हमें, या लेनिस ने दिया था, या विटेकर ने दिया था, या फिर मेंडल ने दिया था? तो मैंने आपको दी स्प्रिट चैनल रिकमेंड किया है, वहां पे जाइए, वो आपको आज इसके बारे में कंप्लीट समझाएंगे। आज इस चैनल पे जाके इसको फॉलो करें, वहां पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अच्छे से समझ के आइए, और आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये जो दिया था, ये दिया फायो किंगडम प्रपोज किया था विटेकर ने। किसने किया था? विटेकर ने। विटेकर ने फायो किंगडम प्लांट्स और एनिमल्स का जो है वो प्रपोज किया हुआ था। नेक्स्ट चलिए यहां पे देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस इज गिवन बाय। देखो अर्थ के नजदीक जो होती है, ये अर्थ है तो यहाँ पे नजदीक जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होती है? mgh होती है, 1/2 mv स्क्वायर। fd होती है, mv होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी जो पोजेस्ड होती है बॉडी में बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। लेकिन वो पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? किसी हाइट पे होनी मैंडेटरी है। इसमें हाइट को होना जरूरी है। इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का P इक्वल्स टू mg h, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर हाइट। नेक्स्ट आता है इफ मास ऑफ ए बॉडी बिकम्स डबल। अब क्या है? मास डबल हो रहा है, मास डबल हो रहा है, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी? देखो अगर मास डबल हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? देखो आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो F किसके बराबर था? m1 m2 के। तो यहाँ पे जो है अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है तो डबल हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन। जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? क्या एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ए मटेरियल पे डिपेंड करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबो पे डिपेंड करती है? देखो हीट जो ट्रांसफर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए हीट ट्रांसफर होती है तो एरिया पे भी डिपेंड करती है। अगर एरिया ज्यादा होगा, हीट का एरिया ट्रांसफर करने का ज्यादा है, तो ज्यादा हीट रिक्वायर होनी चाहिए आपको, तो एरिया पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, यस ऑब्वियसली अगर आप उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कम हीट की जरूरत रहती है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल पे भी ऑब्वियसली बात है डिपेंड करेगा। मटेरियल ही नॉन कंडक्टिंग होगा, हीट को कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो वो जो है इसीलिए जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो हीट वहां पे ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। देखो जो पावर ऑफ लेंस है, लेंस की पावर जो होती है वो किस में मेजर करते हैं हम? वो करते हैं क्या? मीटर में, डायोप्टर में, जूल में, या फिर न्यूटन में? तो पावर ऑफ लेंस जो है वो हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। राइट? 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस
एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल बताओ। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट किए हैं क्योंकि काफी लंबी क्लास हो रही थी और टाइम भी इसमें कंज्यूम काफी हो रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट किया है और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है समझा रहे हैं, तो क्लास जो है काफी लंबी हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी बेस होती है? क्या NH4OH होती है, NaOH होती है, CH3COOH होती है, H2CO3 होती है? तो स्ट्रॉन्ग बेस को NaOH को ही स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है किंग ऑफ बेस, किंग ऑफ बेसिस, बेसिस का किंग भी बोला जाता है। चलिए किंग ऑफ एसिड बताइए, कमेंट में किंग ऑफ एसिड बताइए, मुझे भी पता चलेगा कि आप जो है पूरी क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो जब अगर आप इसका आंसर करेंगे तो यहां से साबित हो जाएगा कि आप पूरी क्लास देख रहे हैं। किंग ऑफ एसिड किसको बोला जाता है? नेक्स्ट जो है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो वैलेंसी का मतलब होता है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो एलिमेंट है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव कर सकता है, कितने लूज कर सकता है या फिर कितने गेन कर सकता है, उसी को बोला जाता है वैलेंसी। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। कितना है? 8 है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे शेल में कितने होते हैं? 8। अब 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 ही तो हैं। मतलब पहले 2 इसने 8 में से 2 इधर दे दिए, तो कितने बचे इसके पास? 6 बचे। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 6 है। देखो ऑक्सीजन जो है ये गेन करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, इसलिए इसकी जो होती है 2 नेगेटिव इसकी पावर होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा, लूज तो नहीं कर सकता भाई, लूज इसको 6 करने पड़ेंगे, तो ये गेन ही करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो आता है वो आइसोटोप्स हैव सेम। देखो आइसोटोप्स के क्या सेम रहते हैं? चलिए बताइए। आइसोटोप्स जो है उसका क्या सेम रहता है? मास नंबर रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है, न्यूट्रॉन्स रहते हैं या मास रहता है? सबसे पहले आपको आइसोटोप्स का पता तो होना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो उसी को बोला जाता है आइसोटोप्स। आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखे होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 1 1 1 1 2 और 3। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ये मास नंबर है और यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है। देखो 1 1 1 है, यहाँ पे मास नंबर जो है चेंज हो रहा है 1 2 3। देखो पहले हाइड्रोजन को बोलते हैं प्रोटेनियम। क्या बोलते हैं? प्रोटेनियम। ये क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में आता है। दूसरे हाइड्रोजन को, जब 2 हाइड्रोजन एटम हो, मास नंबर 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रेनियम, ड्यूट्रेनियम। और थर्ड को बोलते हैं, जब 3 होता है, ट्राइटेनियम, ट्राइटेनियम। राइट, ये आपको याद रखना है। तो बताइए यहाँ पे आइसोटोप्स में क्या सेम होता है? तो आइसोटोप्स में होता है सेम एटॉमिक नंबर। और आपको आइसोटोप्स बोला है, अब आइसो बार आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखो ये आपके फायदे के लिए कमेंट बता रहा हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, आपका फायदा होगा इससे, क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में, आपका नॉलेज चेक होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? क्या फुली परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली इम्परमिएबल होता है, या फिर रिजिड होती है? देखो जो सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? ये वो चीज होती है, ये मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन जो है ये ट्रांसफर करता है सब्सटेंसेस को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। चीजों को अंदर बाहर जो है निकालने में हेल्प करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये उन्हीं चीजों को अंदर लेता है जिसकी सेल को जरूरत होती है, या फिर उसी चीज को बाहर भेजता है जिस चीज को सेल की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये सिलेक्टिवली काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। फुली परमिएबल का मतलब होता है
कि सारी चीजों को बाहर निकालता है और सारी चीजों को अंदर निकालता है। ऐसा नहीं करता भाई सेल। सेल करता है सिलेक्टिवली, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसी को बाहर निकालेगा और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसी को अंदर लाएगा। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट फ्यूल। किस में हाईएस्ट एनर्जी होती है, किस फ्यूल में ज्यादा एनर्जी होती है? क्या वो कोल में होती है, डीजल में होती है, हाइड्रोजन में होती है या फिर वुड में होती है? तो हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट जो फ्यूल में होता है वो हाइड्रोजन में होता है। किस में होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन ज्यादा एनर्जी देता है क्योंकि ये फुली जो है वो एग्जॉस्ट होता है, फुली जो है फुल कंबशन इसमें होता है, पूरा बर्न होता है। फुल कंबशन का मतलब पूरा बर्न होना, पूरा बर्न हो जाता है, रेजिड्यू कुछ भी नहीं छोड़ता, इसलिए ये एनर्जी जो है ये पूरी देता है। राइट। नेक्स्ट आता है थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन कन्वर्जन ऑफ। देखो थर्मल पावर प्लांट किस कन्वर्जन पे? तो थर्मल पावर प्लांट जो है ये काम करता है, बताइए, केमिकल टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, लाइट टू केमिकल या फिर हीट न्यूक्लियर टू हीट। तो बताइए कौन से कन्वर्जन से थर्मल पावर प्लांट जो है वो काम करता है? तो आपको याद रखना है फ्यूल बर्न करके जब हम स्टीम से टरबाइन चलाते हैं। देखो पहले क्या होता था, जो इंजन होता था ना इस ट्रेन का जो इंजन होता था उसमें कोयले को डाला जाता था। क्या किया जाता था? कोयले को डाला जाता था और यहाँ पे होता था वाटर। क्या होता था? वाटर होता था। ये जो कोयला है इसको जला के ये वाटर को गर्म किया जाता था। क्या किया जाता था? वाटर को गर्म किया जाता था और वाटर से निकलती थी स्टीम गैसेस, निकलती थी हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा, वो निकलती थी वाटर गैसेस। वो जो है आगे मैकेनिकल वर्क करती थी। मैकेनिकल वर्क करके जो आगे जो है प्रोड्यूस कर देती थी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती थी। तो ये तीन प्रोसेस में थर्मल पावर प्लांट जो है काम करता है। इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले जो हमने ईंधन जलाया तो उधर कौन सा प्रोसेस हुआ? तो केमिकल प्रोसेस हुआ भाई। फिर हमने इंजन चलाया तो इंजन चलाने पे जो आगे मशीनों ने काम किया तो मैकेनिकल वर्क हुआ भाई। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो इलेक्ट्रिक वर्क हो गया। तो ये तीनों चीजें जो है इसमें होती हैं, कन्वर्ट होती हैं, केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी पे जो है थर्मल पावर प्लांट जो है काम करता है। नेक्स्ट सोलर कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स। सोलर कांस्टेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सोलर कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है अर्थ टेम्परेचर, सन मास, सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर विंड स्पीड। देखो सोलर कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ पर जो होती है ना पर यूनिट एरिया एनर्जी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट वेव एनर्जी डिपेंड्स ऑन। वेव एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? विंड पे डिपेंड करती है, सी वेव्स पे, कोल पे, मून पे। तो वेव लहरें किस में आएंगी? समुद्र में आएंगी, तो सी वेव्स पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट नॉन मेटल ऑक्साइड्स जनरली ऑल आर। बताइए नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं? तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल के बेसिक होते हैं और एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ आयरन विद। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन को कोट किया जाता है। किसके साथ? मतलब आयरन के ऊपर किसकी लेयर जो है वो चढ़ाई जाती है? तो क्या कॉपर की, जिंक की, सिल्वर की या फिर गोल्ड की? तो वो की जाती है जिंक की। जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन पे ताकि वो आयरन को रस्ट से बचाए। उसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं वल्कनाइजेशन एंड पल्वराइजेशन क्या होता है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछते हैं अक्सर जो है पेपर में पूछते हैं, गैल्वेनाइजेशन के बारे में, वल्कनाइजेशन के बारे में और पल्वराइजेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विद कार्बन। देखो जब रिड्यूस किया जाता है कार्बन को और मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस कंडीशन में किस मेटल को जो है वो निकाला जाता है?
सोडियम को, पोटेशियम को, आयरन को या फिर कैल्शियम को। तो इस कंडीशन में जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कार्बन का लेवल कम करके, रिड्यूस करके, रिडक्शन करके कार्बन का, उस प्रोसेस में जो हमें मेटल मिलता है वो मिलता है आयरन। आयरन जो है वो मेटल है, एक्सट्रैक्ट होता है बाय द रिडक्शन विद कार्बन। नेक्स्ट, कैल्सिनेशन डन इन, देखो रोस्टिंग मैंने बताया था, रोस्टिंग को क्या बताया था मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है ओर को और मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन उसका उलट, बताइए एक्सेस एयर चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए, वाटर चाहिए या फिर नाइट्रोजन चाहिए। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, रोस्टिंग में होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन का मौजूद होना। तो यहाँ पे जो कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन में होता है एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, ये राइट आंसर, बी वाला राइट आंसर है। इसमें एब्सेंस ऑफ एयर बोलेंगे आप या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन में होगा, दोनों जो है राइट आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है। तो कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू एक्सट्रैक्ट मेटल। नेक्स्ट, ब्रीथिंग कंट्रोल्ड बाय, ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, सेरिब्रम करता है, मेड्यूला करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, हाइपोथैलेमस करता है। चलिए इसमें जो राइट आंसर है, जो ब्रीथिंग कंट्रोल करता है वो मेड्यूला जो है ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन्स इन, डाइजेशन कहां स्टार्ट होती है, माउथ में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, लिवर में। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि माउथ से जो है इंजेक्शन होता है और जो डाइजेशन होता है वो स्टोमक में होता है। डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक में और कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और विलीज के जरिए से वो ऑब्जर्व करती है बॉडी उसको, हम और बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती है, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और आप मुझे बताइए वाटर जो है वो बॉडी किस पार्ट से जो है, बॉडी के किस पार्ट से ऑब्जर्व करती है वाटर हमारी बॉडी, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से, स्टोमक से, माउथ से, लिवर से, एटसेट्रा। चलिए आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना है। अपना स्कोर भी साथ साथ ड्रॉप करते जाइए, आपको कितना स्कोर कवर हो रहा है। डबल सर्कुलेशन फाउंड इन, डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, क्या फिश में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है या फिर इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो डबल सर्कुलेशन किसमें होगा भाई, आप लोगों में है ना। तो डबल सर्कुलेशन होती है ह्यूमन बीइंग में। ब्लड का फ्लो होना, बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, हार्ट से जाता है यहाँ पे लंग्स में, लंग्स से जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है बॉडी में। ये जो पूरा प्रोसेस है, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाय, नाइट्रोजन को साइल में कौन फिक्स करता है, क्या वायरस करता है, क्या फंजाई करता है, बैक्टीरिया करता है, एल्गी करता है। तो बताइए, नाइट्रोजन को फिक्स करता है बैक्टीरिया और उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल। एक तो राइजोबियम है और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी काम करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करती है। राइट, 10% लॉ गिवन बाय, 10% लॉ जो है वो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था, डार्विन ने दिया था, विटेकर ने दिया था। सबसे पहले आपको 10% लॉ समझना होगा। 10% लॉ क्या होता है, देखो ये सन है, सन से जो एनर्जी आती है अर्थ पे वो कितनी आती है, 100%। कितनी आती है, 100%। और उसका जो प्लांट्स पे गिरती है ना, सबसे पहले प्लांट्स ही जो है प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है, तो एनर्जी जो 100% प्लांट पे गिरेगी। और जो ये प्लांट है ये 10% इसका यूज करेगी। कितना, 100 में से 10% प्लांट ने यूज किया, 90% को रिलीज करके जाया कर दिया। 10% प्लांट ने यूज किया, फिर हार्बीवोर्स जो होंगे वो प्लांट्स को खाएंगे। तो 10% एनर्जी प्लांट के पास टोटल थी, उसमें से 10% जो है, जो 10% है वो टोटल प्लांट के पास थी। तो हार्बीवोर ने जब प्लांट को खाया तो हार्बीवोर को पता कितनी एनर्जी मिलती है, इस 10% का 10%। 10% का देखो, 10% का 100% कितना होगा, 10, और 10% का 10% कितना होगा, मतलब 1%।
तो इसने जब 10% यूज किया हार्बीवोर ने, तो इसको मिली 1%। कितनी मिली? 1%। किसका 1%? इस सूर्य से जो एनर्जी आई हुई थी। फिर जो हार्बीवोर्स को जब दूसरे कार्निवोर्स खाएंगे, तो कार्निवोर जब हार्बीवोर्स खाएंगे, इस 1% का 10% वो लेंगे। 1% का 10%, 1 का 10% कितना होगा? 0.1। 0.1 जो है वो एनर्जी यूज होती है कहाँ? कार्निवोर्स में। मतलब हम भी 0.1 एनर्जी ही यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को, यही जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, इसी को बोला जाता है 10% लॉ। और ये दिया था लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और ये एनर्जी का पिरामिड जो बनता है वो ऐसे बनता है, अपराइट होता है। पूछा जाता है कौन सा पिरामिड बनता है? तो अपराइट बनता है इसका पिरामिड। नीचे होंगे प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोर, फिर कार्निवोर, और ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो ये इसका इसीलिए जो है एनर्जी लेवल जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद 0.1 तक और 0.0001 हो जाएगी एनर्जी खत्म। इसलिए एनर्जी लेवल जो है, फूड चेन जो है वो थोड़ी ही है, राइट। नेक्स्ट आता है ओजोन होल मेनली अवर। ओजोन होल जो है कहां पर है? एशिया में है, अंटार्कटिका में खत्म हो रही है, या फिर अफ्रीका में, या फिर यूरोप में। मतलब ओजोन होल जो है मेनली कहां पे? जो थिन ओजोन होल, मतलब सुराख नहीं हो रहा है भाई। ये जो ओजोन की लेयर है ये थिन हो रही है, पतली हो रही है। मतलब अब ऐसे जो बन रही है, पतली बन रही है, ये ऐसे, ये बीच में से कहीं से पतली हो रही है। और वो कौन सी जगह है जहां पे जो है ओजोन लेयर जो है वो पतली हो रही है? वो एंटार्कटिका में ओजोन होल हो रहा है। मतलब ये थिन हो रही है, O3 जो है यहाँ पे कम हो रही है। नेक्स्ट, जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड टाल प्लांट। हाइब्रिड टाल प्लांट के लिए जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब दो, याद रखें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। तो जीनोटाइप्स कहां पे होगा? मैंने दो बताया था, सेम नहीं होने वाला। मतलब टी नहीं होगा, टी नहीं होगा, तो ये होगा T+T। टी फॉर डोमिनेंस और स्मॉल टी फॉर रिसेशन। ये आपको याद रखना है, रिसेसिव। ये आपको याद रखना है, कैपिटल T फॉर डोमिनेंस और स्मॉल टी फॉर रिसेसिव। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन। टेस्ट क्रॉस जो होता है ये किस किस के बीच में होता है? क्या टू डोमिनेंट के बीच में होता है, टू रिसेसिव के बीच में होता है, हाइब्रिड एंड रिसेसिव के बीच में होता है, या फिर प्योर लाइंस के बीच होता है? तो ये होता है जब टू क्रॉस होगा, उसका मतलब होता है एक हाइब्रिड और दूसरा होगा रिसेसिव। मतलब टी और नेक्स्ट होगा रिसेसिव समाल। तो ये हाइब्रिड एंड रिसेसिव के बीच में जब क्रॉस की जाएगी उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, राइट। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये प्रोड्यूस क्या, किस चीज को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पे सिंगल पेरेंट यूज होता है। और ये प्रोड्यूस क्या करता है? वेरिएशन होती है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है, म्यूचुअल ऑलवेज होता है, या फिर हाइब्रिड होता है। मैंने क्या बोला था? एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन होता है, एक सेल दो या दो में बढ़ जाएगा, फिर ये दो टूटेंगे, ये चार में हो जाएंगे। लेकिन इनका करेक्टर क्या होगा? पिछले वाले अपने पेरेंट्स के साथ सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब सेम का मतलब क्या होगा? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होगा। मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। वायरस कंसीडर्ड लिविंग बिकॉज। वायरस को लिविंग क्यों कंसीडर किया जाता है? कब कंसीडर किया जाता है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन इनसाइड होस्ट, मोमेंट, या फिर ग्रोथ। देखो वायरस जो चीज है ये खतरनाक चीज है। ये बॉडी के बाहर जब होती है, लिविंग चीज के बाहर जब होती है, तो ये डेड होती है। क्या होता है? डेड होता है। वायरस जब लिविंग चीज के बाहर होता है तो ये डेड होता है, और जो ही लिविंग सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो ये जो है ये जिंदा हो जाता है। इसीलिए ये खतरनाक है। तो ये बिकॉज किसकी वजह से कंसीडर किया जाता है? लिविंग, रिप्रोडक्शन इनसाइड द होस्ट। होस्ट के सेल के अंदर जो ही पहुंच जाता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, डिवीजन ऑफ सेल कर देता है, जिंदा हो जाता है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? डार्विन ने की थी, स्केलेटन ने की थी, सचवान ने की थी, या फिर मेंडल ने, या फिर न्यूटन ने? तो हमने सेल थ्योरी पिछली क्लास में बताया था, ये स्केलेटन एंड शिवान ने दी थी। स्केलेटन थ्योरी प्रपोज की थी स्केलेटन एंड शिवान ने, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किस से बना होता है? प्रोटीन ओनली,
लिपिड ओनली, या फिर लिपिड एंड प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। बताइए किससे जो है ये कंपोज ये बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चलिए बताइए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन से। लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड मतलब चर्बी, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल प्लस प्रोटीन, इन दो चीजों से जो चीज बनी है वो बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। देखो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या जूल है, न्यूटन है, वाट है, या फिर पास्कल है? तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है न्यूटन। फोर्स किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को बोला जाता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज। बताओ वर्क डन जो होता है जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही होती है उस कंडीशन में ग्रेविटी से जो काम होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर इन्फिनाइट होता है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो काम होता है पॉजिटिव। क्यों होता है पॉजिटिव? देखो जब भी कोई फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यूज हो रही है ना, अर्थ उसको अपनी साइड खींच रही है, तो उसको एक्सेलरेट नहीं कर रही, लेकिन अपनी साइड किस स्पीड से खींच रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से अपनी साइड खींच रही है। देखो पॉजिटिव क्यों? अब अर्थ की साइड चीज गिर रही है, अर्थ उसको अपनी साइड खींच रही है। जब ये मैं यहां पे समझाता हूं, अगर इसको मैं यहां से यहां धक्का लगाऊं, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बॉल को, इधर मैं आगे की तरफ इसको मूव करा रहा हूं, अगर ये बॉल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वो काम होता है पॉजिटिव। वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसको यहां से धक्का इधर मार रहा हूं आगे की साइड, ये बॉल पीछे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उस कंडीशन में काम होता है नेगेटिव, राइट। और अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, ये बॉल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क जो होता है वो होता है जीरो। वो क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई चीज एक्सेलरेशन अर्थ उसको अपनी साइड खींच रही है और ये चीज इसी डायरेक्शन में नीचे आ रही है, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन में जब काम हो रहा है तो ये काम होगा पॉजिटिव, राइट। एस्केप वेलोसिटी ऑन मून कंपेयर टू अर्थ इज। अर्थ के मुकाबले में एस्केप वेलोसिटी मून पे क्या होगी? चलिए बताइए मून पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी क्या वो ग्रेटर होगी, सेम होगी, लेस होगी, या इन्फिनाइट होगी? तो मून पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो लेस होगी, क्योंकि मून पे जो है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 6 टाइम्स कम है किसके मुकाबले में? अर्थ के कंपैरिजन में, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हेन व्हाइट लाइट passes थ्रू प्रिज्म इट फॉर्म्स स्पेक्ट्रम ड्यू टू। देखो व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म में से पास होती है तो ये एक स्पेक्ट्रम बनाती है और 7 कलर्स में बट जाती है। ये जो 7 कलर है इसको विबग्यार बोलते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सब कुछ समझाया हुआ है। लाइट चैप्टर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइए, विजिट कीजिए, हर एक टॉपिक जो है उधर समझाया हुआ है। तो व्हाइट लाइट जब फैल जाती है स्पेक्ट्रम बनाती है। ये जो 7 कलर है ना इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? 7 कलर जो एक व्हाइट लाइट जब 7 कलर में बट जाती है इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्शन की, डिस्पर्शन की, रिफ्रैक्शन ओनली, या फिर डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो चलिए बताइए, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का फैलना प्रिज्म में और 7 कलर्स में बटना, इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये जो इंसिडेंट लाइट होती है इसको व्हाइट लाइट कहते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में फैलती है, एक स्पेक्ट्रम बनाती है, ये बनाती है डिस्पर्शन की वजह से। नेक्स्ट, heat required to change 1 kg solid into liquid at constant temperature is called। देखो जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस हीट को क्या बोला जाता है? चलिए बताइए। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट कैपेसिटी, या थर्मल एनर्जी। जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है वहां पे जो हीट 1 केजी सब्सटेंस को चेंज करने में जो हीट जरूरत पड़ती है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट आप बताएंगे जब लिक्विड से गैस में किसी सब्सटेंस को चेंज किया जाता है उस हीट को क्या बोलते हैं? कौन सी हीट होती है वो आप कमेंट में बताइए, मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट,
ए सोल्यूशन विद pH 2 इज, देखो जिसकी pH वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, वो सोल्यूशन क्या होगा, वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, न्यूट्रल होगा या फिर बेस होगा। देखो ये 7 है, 7 से जितना दूर होगा उतना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे 2 है और अगर इस साइड होता है बेसिक, इस साइड होता है एसिडिक, जितना दूर होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन इज, देखो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं पूछी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। चलिए यहाँ पे शेल बनाइए, ये पहले शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। नेक्स्ट में कितने होने चाहिए थे, देखो 8 होने चाहिए थे ना, 2, 8, 18 और 28, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। 2, 8, 8, 2 ये ऐसे चलता है, ये आपको याद रखना है। ये जो पहले में 2 हैं, 7 में से 2 इधर गए, अब कितने बचे, यहाँ पे 5 बचे। इधर 8 होने चाहिए थे लेकिन बचे कितने, 5। ये जो 5 बचे यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जो बचते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी इसकी, इसको 8 मुकम्मल करने के लिए कितनी जरूरत है, 3 की जरूरत है। अगर आपको पूछा जाएगा वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन तो 3, पूछा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेली कंटेन इट्स ओन डीएनए, किस ऑर्गेनेली का अपना डीएनए होता है। चलिए बताइए, क्या राइजोसोम का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, लाइसोसोम का होता है, वैक्यूल क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है जिसका अपना डीएनए होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। यहीं पे होता है ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन, किसका होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये करता है एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। और कितने मॉलिक्यूल, 36 मॉलिक्यूल्स, राइट। नेक्स्ट, सीएनजी इज प्रेफर्ड फ्यूल बिकॉज इट, सीएनजी को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि क्या होता है इसका, हैज लो क्लोरिफिक वैल्यू, प्रोड्यूस मोर स्मोक, इज क्लीनर फ्यूल या इज एक्सपेंसिव। देखो सीएनजी इज क्लीनेस्ट फ्यूल, मतलब क्लीनर फ्यूल होता है। क्लीनेस्ट भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि क्लीनेस्ट आइडियल हो जाता है, क्लीनेस्ट कोई चीज नहीं होती है, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज मौजूद होती है, तो हम क्लीनर फ्यूल इसको बोलेंगे। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड्स ऑन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस पे डिपेंड करती है, क्या विंड स्पीड पे करती है, फ्लो ऑफ वाटर पे करती है, सनलाइट पे करती है या फिर बायोमास पे करती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो, हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये फ्लो ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो मतलब वाटर की वजह से बनती है, तो फ्लो ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, मेटल दैट रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर, ऐसा मेटल बताओ जो कोल्ड वाटर के साथ विगरस रिएक्शन शो कराता है, वायलेंट रिएक्शन शो कराता है। प्लेलिस्ट में जाइए, मेटल और नॉन मेटल का टॉपिक इतने क्लासिक तरीके से समझाया है कि आप एक बार देखेंगे कभी भूलेंगे नहीं। और सब्सक्राइब और शेयर करना यहाँ पे आपके लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि आप इतनी लंबी क्लास ली है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। मेटल दैट रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर, क्या वो आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है या फिर कॉपर होता है, तो वो मेटल होता है सोडियम, ये विगरस रिएक्शन शो करता है। और दूसरा होता है पोटेशियम, के पोटेशियम, ये भी विगरस रिएक्शन शो करता है और वायलेंट रिएक्शन करते हैं। विगरस मतलब एब्रप्ट रिएक्शन, मतलब एक्सप्लोजन होना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस लिए यूज होती है, क्या कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल या फिर रोस्टिंग के लिए या फिर कैल्सिनेशन के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्यों यूज करते हैं हम, वो इसलिए यूज करते हैं हम ताकि हम क्या करें, प्योर करें, किसको, मेटल को प्योर करें, मेटल निकालने के लिए होता है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, राइट। नेक्स्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू हार्ट इन ह्यूमंस थ्रो, ह्यूमंस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस चीज से वापस आता है, लंग्स से। हार्ट के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी चीज होती है बताओ, पल्मोनरी आर्टरी से होता है, वेना कावा से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है या फिर अरोटा आता है। ये एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, याद रखना ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन इज द राइट आंसर। पल्मोनरी वेन जो है वो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
लंग्स से हार्ट की तरफ लाती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग की तरफ कौन सी वेन लेती है? वो लेती है, बताइए, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये लेती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि सारी आर्टरीज जो हैं वो क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेते हैं, और सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से हार्ट की तरफ लाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या बताता है? टॉप कंज्यूमर इन फूड चेन आर कॉल्ड। फूड चेन में जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चलिए बताइए, क्या वो प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर टर्शियरी कंज्यूमर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है टॉप पे कौन होगा? टर्शियरी कंज्यूमर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मैं फूड चेन समझा दूंगा। ये नीचे होते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। फिर कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट पे होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो लास्ट टॉप पे कौन होगा? टर्शियरी कंज्यूमर होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल फॉर जीन्स लोकेटेड ऑन। ये कौन सा लॉ होता है जो एप्लीकेबल है जीन्स लोकेशन के लिए? क्या वो सेम क्रोमोसोम से लोकेट होते हैं, या डिफरेंट क्रोमोसोम्स, या सेम एलेले, या सेम लोकस से? देखो, इसका राइट आंसर जो आएगा वो डिफरेंट क्रोमोसोम है। क्या है? डिफरेंट क्रोमोसोम है। नेक्स्ट जो आता है बाइनरी फिशन रिजल्ट इन। बाइनरी फिशन क्या रिजल्ट करता है? इसका रिजल्ट क्या आता है? देखो, क्या वो 2 आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, या 4 सेल्स होते हैं, या फिर गैमेट्स होते हैं, या फिर स्पोर्स होते हैं? जब बाइनरी फिशन होता है तो बाइनरी फिशन में क्या होता है? ये जो पेरेंट सेल है ये ब्रेक हो जाता है और 2 में बढ़ जाता है। ब्रेक होने के बाद, स्प्लिट होने के बाद, डिवाइड होने के बाद, मतलब डिवीजन होती है, और डिवीजन में एक जो है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डॉटर सेल है इनके कैरेक्टर सेम पेरेंट सेल के होते हैं, जैसे बाप वैसा बेटा। ये आपको याद रखना है। तो मतलब 2 आइडेंटिकल सेल में बट जाता है एक पेरेंट सेल। उसी रिएक्शन को, उसी फ्यूजन को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये था कंप्लीट मैराथन। अगर एक बार और आप चाहते हैं तो नेक्स्ट मैराथन भी मैं आपके लिए ला सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट में बताना है, लाइक करना है। मैं शेयर देखूंगा, मैं लाइक देखूंगा, और सब्सक्रिप्शन देखूंगा। अगर इसका रिजल्ट मुझे अच्छा आया तो मैं नेक्स्ट मैराथन आपके लिए जल्दी लाऊंगा। और जो क्लासेस हम नेक्स्ट मतलब सीक्वेंस में हम ले रहे हैं वो हम कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। जब तक आपका एग्जाम है तब तक करते रहेंगे। इस क्लास को यहीं करते हैं द एंड। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दूसरे साथियों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट, और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ इसकी तो आप डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 6005585973 पे। नेक्स्ट क्लास तक आप कीजिए इंतजार। हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।